प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस चैनल का मकसद है कि मैं आपके सामने मुख्तलिफ किताबों और फिल्मों के खुलासे और उनके ऊपर अपना रिव्यू आपकी खिदमत में लाऊं, ताकि लोगों में तजस्सुस पैदा हो, लोगों में पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी मेरे नए वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की जो किताब है इसका नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग। ये बर्नार्ड लुइस की किताब है, जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। आप इतनी मोटी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको 1-2 दिन बल्कि 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं। कोशिश करूंगा इस पूरी किताब का खुलासा आपके सामने एक ही एपिसोड में रख दूं, लेकिन अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो शायद इसकी 2 किस्तें रखनी पड़े। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब का जो पहला चैप्टर है उसका उन्वान है लेसन्स फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी मैदान जंग में जो लेसन्स मिले, जो सबक मिला, उसके बारे में ये चैप्टर है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ कार्लोविट्स। ये 1698 में सल्तनत उस्मानिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान में हुई, जब ऑस्ट्रिया ने सल्तनत उस्मानिया को हरा दिया। इससे पहले भी ट्रीटीज होती थी, मुआहदे होते थे, लेकिन ये मुआहदा बर्नार्ड लुइस की नजर में एक मुनफरिद मुआहदा था। इस मुआहदे के बाद मुसलमानों ने, खुसूसन सल्तनत उस्मानिया के लोगों ने ये सोचा कि अब हमें अपने रास्ते, अपने अमाल, अपने जो तर्ज जिंदगी है, तर्ज हुकूमत है, सबको बदलना पड़ेगा। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया में तब्दीली आई। ये वाकया हुआ 1698 में। इसमें ऑटोमन्स ने ये सोचा कि अगर हमें काफरों से भी इल्म हासिल करना पड़े तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर हमने मैदान जंग में या दिफा के मामले में भी हमें मगरिब से कुछ सीखना पड़े, काफरों से कुछ सीखना पड़े, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लुत्फी पाशा, जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट के वजीर थे, उन्होंने भी लिखा इस मामले में। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों का जो बहरी ताकत है वो बहुत कमजोर है, लेकिन उनका जो सोल्यूशन जो होता था वो हमेशा यही होता था कि हमें हजरत मोहम्मद के दौर पे वापस चले जाना चाहिए, हमें वो उस रास्ते पे चला जाना चाहिए जिससे हम एक अजीम कौम बने। ये जो उनका मुशाहिदा था ये तब अय्यां हो गया जब 1798 में एक जनरल गुजरा जिसने अपने एक छोटे से बहरी बेड़े के बलबूते पे पूरे मिस्र के ऊपर कब्जा कर लिया। उस जनरल का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों, इसमें मजे की बात यह है कि कुछ सालों बाद नेपोलियन बोनापार्ट को मिस्र भी खाली करना पड़ा, उसको शिकस्त हुई, लेकिन किसी मुसलमान के हाथों नहीं, बल्कि एक और मगरबी जनरल के हाथों, जिसका नाम था होरेशियो नेल्सन, जो बर्तानिया का एडमिरल था। इस पूरे एपिसोड में हमें यह देखने में मिलता है कि जो ऑटोमन्स थे वो कितने बेबस थे कि जो मगरबी और जो काफर थे वो मुसलमानों की सल्तनत में दंदनाते हुए फिर रहे थे और मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रीटी के बाद ऑटोमन्स ने अपने जो सफारत खाने हैं वो मगरबी मुल्कों में या काफरों के मुल्कों में बनाने शुरू कर दिए, जो कि मगरबी लोग तकरीबन 100 या 150 साल पहले से ये काम कर रहे। इस ट्रीटी के बाद मुसलमानों ने मगरबी मुल्कों में जाकर न कि सिर्फ फौजी मामलात को सीखना शुरू किया, बल्कि सिविलियन मैटर्स यानी ब्यूरोक्रेसी और दफ्तरी निजाम कैसे चलता उसको भी पढ़ना शुरू किया। रतीब अफंदी एक बहुत बड़े अफंदी थे। अफंदी का मतलब तुर्की में जो इनके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दीनी आलिम नहीं बल्कि एक आलिम होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। रतीब अफंदी ने, जो वियना में तकरीबन 150 दिन रहे, उन्होंने भरपूर तादाद में लिखा जो मगरिब के जो दिफाई सिस्टम था और जो सिविलियन सिस्टम था, यानी ब्यूरोक्रेसी जो थी। दोस्तों, जहाँ के मुसलमान अफंदियों ने भी जाके मगरिब में उनके इल्म हासिल करने की कोशिश की या उनके अमाल को समझने की कोशिश की, वहां पे कुछ चीजें मुसलमानों को हादसाती तौर पे भी मिल गई। मसलन एक फ्रांसीसी नोबल मैन था जिसका नाम था क्लॉड अलेक्जेंडर। वो, उसका कोई फ्रांस की हुकूमत से कोई मसला हुआ तो वो फ्रांस छोड़कर मुसलमानों के सल्तनत उस्मानिया में भाग आया और उसने आके इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, उसने सल्तनत उस्मानिया में मिलिट्री मैटर्स के लिए पहला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कायम किया। ये बात है 1729 की। इसी वजह से उसका नाम बम्बार्डियर अहमद भी मशहूर हो गया, यानी बम बनाने वाला अहमद। इसी तरह एक हंगेरियन सेमिनारिस्ट था जिसने इस्लाम कबूल किया और उसने अपना नाम रखा इब्राहिम मुतफरीका।
दोस्तों इसने 1729 या 1727 में सल्तनत उस्मानिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और हालांकि वो एक मगरबी आदमी था, उसने भी आते ही जो पहली किताब प्रिंट की उसमें उसने इस्लामी दुनिया में या मुसलमानों की दुनिया में रिफॉर्म की जरूरत के ऊपर, यानी मिलिट्री और सिविलियन मैटर्स के ऊपर रिफॉर्म की जरूरत के ऊपर एक किताब प्रिंट की। और उसमें भी इसने इस बात पे जोर दिया कि काफरों से मिलिट्री और सिविलियन मैटर्स के ऊपर इल्म हासिल करना कोई इसमें कबाहत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि ये काम हो रहा है 1727 या 1729 में, लेकिन मगरिब में पहला प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने 1450 में बना दिया। यानी 1450 से 1550, 1650, 1750, तकरीबन 300 साल या 280 साल बाद इस्लामी दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो रहा है। दोस्तों तारीख दान जो है इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक है कि मगरिब में जो भी इनकलाब आया, इल्मी इनकलाब, सियासी इनकलाब और सनती इनकलाब, ये सारा इनकलाब आया है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर। सारे जो कड़ियां मिलती हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में 1450 में आती हैं। इसके बाद मगरिब में लोगों ने बेपनाह तरक्की की, इल्म में तरक्की की, सियासत में तरक्की की और मुआशियात में तरक्की की। लेकिन इस्लामी दुनिया में ये काम तकरीबन 280 साल बाद हो रहा है। शायद इसीलिए इस्लामी दुनिया तकरीबन 250-300 साल मगरिब से पीछे रह गई। दोस्तों इस चैप्टर में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई, वो ये कि 20वीं और 21वीं सदी में तो हम देखते हैं कि मुहाजिर जो है मशरिक से मगरिब की तरफ जाते हैं पनाह हासिल करने के लिए, लेकिन 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी तक मगरिब से मशरिक में लोग मुहाजिर आते थे पनाह हासिल करने के लिए। उनको बराबरी के हकूक तो नहीं मिलते थे, लेकिन वो हकूक मिलते थे जो मगरिब में नहीं मिलते थे, या मगरिब की निस्बत वो बहुत आगे थे। आजकल के हिसाब से तो अगर हम देखें तो बराबरी के हकूक नहीं कहा जा सकता। मसलन जो यहूदी और ईसाई मुसलमान सल्तनतों में आते थे, उनको तजारत में, बिजनेस में हिस्सा लेने की भरपूर इजाजत होती थी, उन्हें अपना मजहब की इबादत करने की भरपूर आजादी होती थी, और हत्ता के सियासी मामलात में भी वो कुछ अमल दखल दे सकते थे, लेकिन ज्यादा नहीं। जो ताकत का सरचश्मा यानी सियासत और जो फौज थी उसके अंदर मुसलमानों का ही गलबा होता था, उसमें वो मुदाखलत नहीं कर सकते थे। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि आजकल जो खुसूसन पाकिस्तान है वहां पर भी हमारे जो अकलियतें हैं जो गैर मुसलमान हैं वो तजारत में, बिजनेस में हिस्सा तो ले सकते हैं। ठीक है, उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई सदर या वजीर आजम या इवन के सिपा सलार भी गैर मुसलमान नहीं बन सकता। इसमें बड़े अफसोस की बात है कि यही 400-500-600 साल वाली सोच आज भी हमारे मुल्क में, जिसकी निस्बत मगरिब में आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, ईसाई तो खैर वो खुद है, या यहूदी, जो भी हो, आप उनके मुल्कों के सदर, वजीर आजम या चांसलर बन सकते हैं। वो और बात है कि आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर मुनहसर है कि आप में इतनी काबिलियत या सलाहियत है कि आप वजीर आजम बने या ना बने। तो इस किताब का जो दूसरा चैप्टर है वो क्वेस्ट फॉर पावर है, कि ताकत के हसूल की जो एक जद्दोजहद होती है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो नोट करने वाली बात है वो ये कि जो मगरबी लोग थे वो इस्लामी सल्तनत में बड़े फख्र से आते थे। कोई उन्हें इसमें सोच की ज्यादा जरूरत नहीं थी, बल्कि हमें इस रिकॉर्ड मिलता है कि उनकी पार्लियामेंट में, उनके दरबारों में इस चीज पे बड़ी अग्रेसिवली लाइवली डिबेट्स होती थी कि हमने किन मुल्कों में जाना है। सिर्फ मुसलमान मुल्क नहीं बल्कि चाइना और भारत में भी किन मुल्कों में जाना है, वहां पे तिजारत करनी है और वहां की चीजें सीखनी है, वहां से किताबें वापस ला के उनको प्रिंट करना है, उनके इल्म को हासिल करना। लेकिन उसके बरक्स मुसलमान जो ज्यूरिस्ट थे, जो मुसलमान आलिम थे, एक बड़ी कॉमन सोच थी कि मुसलमानों को गैर मुस्लिम मुल्कों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा और वो इस्लाम को छोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमें मिलती है मोरक्कन अल-वंशारिंसी की, जिन्होंने स्पेन में जब मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई और क्रिश्चियंस की दोबारा ताकत आ गई, तो उसकी एग्जाम्पल उन्होंने इस्तेमाल करते हुए कहा कि देखें, स्पेन में वहां पर मुसलमानों को हकूक दिए जा रहे हैं जो कि शुरू में दिए गए, बाद में खैर उनके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन शुरू में 50 साल उनको एक रुतबा दिया गया जिसका नाम था मुडेजर। उसका मतलब यही था कि उनको आजादी है, इवन के ताकत मिलिट्री और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की भी। तो मोरक्कन अल-वंशारिंसी ने इसको एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हुए कहा कि स्पेन में आजादी है, इसलिए वहां पे बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि
जो ईसाइयों ने, जो मसीहियों ने जो वहां पर जो ताकत कायम की है, वो मुसलमानों को कन्वर्ट नहीं कर रहे क्रिश्चियनिटी पे। उन्होंने मुसलमानों को आजादी दी है, लेकिन उसके बरक्स वो उससे मुतासिर होके, इनलाइटनमेंट से मुतासिर होके इस्लाम छोड़ रहे हैं और काफिर बन रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ये ख्याल दिया कि, और ये ख्याल तकरीबन 100-150 बल्कि 200 साल तक सल्तनत उस्मानिया में कायम रहा कि हमें मुसलमान मुल्कों में नहीं जाना चाहिए, वरना आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा और लोग इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो जाएंगे। जो मुसलमान मुल्कों से जो मगरिब में लोग जाते थे, वो सिर्फ या तो मसीह होते थे या फिर यहूदी होते थे। बहुत कम मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं जो मुसलमान मुल्कों से मसीही मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में इल्म हासिल करने या तजारत करने जाते थे। हत्ता कि जो मुसलमानों की जो इकोनॉमी थी वो इंटरनलाइज्ड इकोनॉमी थी, जो मशरिक की तरफ ज्यादा देखते थे और आपस में तजारत ज्यादा थी। दोस्तों, फिर आते हैं सुल्तान सलीम द थर्ड, जो रिफॉर्म के बहुत बड़े मता थे, जो चाहते थे कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए। ये बात है 1793 की। उन्होंने, वो पहले मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के बादशाह थे जिन्होंने बर्लिन में, लंदन में, पेरिस में, वियना में और सेंट पीटर्सबर्ग में मुसलमानों की एम्बेसियां बनाई या सफारत खाने तैयार किए। दोस्तों, इसमें मजे की बात यह है कि जो मगरबी लोग थे उन्होंने 15वीं-16वीं सदी से, और इसमें प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, कि जो मुसलमानों की किताबें थी उनको तुर्की, अरबी और फारसी जबानों से तर्जुमा करके उनको अपनी जबानों में उनके तर्जुमे शुरू कर दिए। लेकिन जब ये सफारत खाने तैयार हुए, सफारतकार वहां पे गए, तो मुसलमानों को ट्रांसलेटर नहीं मिलते थे, इंटरप्रेटर्स नहीं मिलते थे जो अपनी बात को दूसरी जबानों में ट्रांसलेट करें, क्योंकि मुसलमानों ने काफरों की जबान को हकीर जाना और उसमें उसको सीखने की भी कोशिश नहीं की। इसी तरह मगरबी लोग तकरीबन 15वीं और 16वीं सदी से अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको मगरिब से मशरिक में भेजते रहे, इनकी यूनिवर्सिटियों में भेजते रहे, इल्म हासिल करने के लिए भेजते रहे, लेकिन मशरिक से मगरिब में कभी नहीं गए। हत्ता कि पहली दफा ये काम मिस्र के पाशा ने, फारस के शाह ने, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने ये काम 1830 की दहाई में ये काम शुरू किया। यहाँ पे भी देखें कहाँ 15वीं और 16वीं सदी से वो आपको भेज रहे हैं अपने तालिब इल्म, और मुसलमान जो है 1830 में ये काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह 1834 में हमें पहली मिसालें मिलती हैं जहाँ पे मगरबी लिटरेचर है वो अरबी और तुर्की जबानों में प्रिंट होता है, और वो भी शुरू में जो गैर मुस्लिम लोग थे उनमें ज्यादा मकबूल हुआ। और जो पहली दफा 1834 में जो हमें मिसाल भी मिलती है, वो भी एक यूनान के यहूदी जिनका नाम था इशक अफेंडी, उन्होंने ये काम शुरू किया। शायद वो बाद में मुसलमान हो गए। इसमें जो दिलचस्पी है इस मामले में कि वेस्टर्न लिटरेचर को भी, मगरबी लिटरेचर को भी हमें अपनी जबानों में तर्जुमा करना चाहिए, उसमें दिलचस्पी शो की। दोस्तों, हमें काफी सारे इसमें वाकयात मिलते हैं कि जब सल्तनत उस्मानिया के दरबारों में लोग अक्सर पूछा करते थे कि क्या गलती हुई हमसे कि हम एक जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे, और लेकिन अब मगरिब जो है हमसे आगे जाई जा रहा है और हम पीछे जाए जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा जवाब ये दिया जाता था, जो आज भी आपको सुनने में मिलता होगा, क्योंकि हम अपने असल रास्ते से भटक चुके हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। तो उसके जवाब में एक और सवाल पूछा जाता था कि फिर मगरिबी लोग क्यों आगे जा रहे हैं? हम अगर मुसलमान बुरे काम कर रहे हैं या सही रास्ते पे नहीं चल रहे, तो मगरबी लोग तो हमसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। वो तो हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, यहूदियों ने तो हजरत ईसा को मार दिया, वो तो हजरत मोहम्मद को मानते भी नहीं। तो ये क्या वजह है? वो की तरक्की हासिल कर रहे हैं, जिसका जवाब इन्होंने किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन आजकल हम सुनते हैं अक्सर लोगों से, जब मैं ये सवाल किसी के सामने रखता हूँ तो वो आगे से कहते हैं कि वो तो है ही काफिर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर काफिर हो तो तरक्की मिल जाएगी? ये बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, और लेकिन लोग सोचना इसको शायद पसंद नहीं करते कि तरक्की का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक छोटी सी बात है। वर्ल्ड बैंक के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम मशरिक़ वुस्ता में से तेल की बरामदात को निकाल दें, पूरे मशरिक़ वुस्ता की जो बरामदात है वो फिनलैंड के बराबर है। फिनलैंड यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 50 लाख है। कहाँ 50 लाख और कहाँ करोड़ों मुसलमान। इस वक्त भी इस्लामी दुनिया का ये हाल है। जब ये सफारतकार मगरिब में गए तो इन्होंने एक और चीज नोट की कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो दफ्तरी काम जो है, और हत्ता के सियासत में भी जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियन भी, उसका जो सबसे बड़ा दारो मदार है या जो इन्हसार है वो मेरिट
اور علم کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اسلامی دنیا میں اس کا معیار جو ہے وہ شاہی خاندان پہ رکھا جاتا ہے، یا کوئی کس کو کتنا جانتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں کہ سعودی عرب میں کوئی منسٹر جو ہے صحت کا، منسٹر جو تعلیم کا ہے، وہ کوئی نہ کوئی شاہی آدمی ہوگا، اس کا تعلق کسی نہ کسی شاہی خاندان سے ہوگا، وہ بادشاہ کا کہیں دور کا چاچا زاد بھائی یا کچھ اس طرح کا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک مثال یاد آ رہی، جب میں دبئی آخری دفعہ گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گیا تھا، تو میں نے دونوں دفعہ ایک چیز نوٹ کی کہ جو پاسپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو تھوڑا اتھارٹی والا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لوکل دبئی ہوتا ہے، اس نے وہ سر پہ پہنا ہوتا ہے، ٹوپ سا جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے۔ لیکن جو سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے، جو تھوڑا نیچا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہاتھ لگا کے دیکھنا یا ان کے جوتوں میں کیا ہے اس کو دیکھنا، انسپیکشن کرنا، وہ ہمارے جیسے بیچارے ہندوستانی یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی لوگ وہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو میرٹ ہے، جو دفتری کام کا جو میرٹ ہے، اس کا انحصار میرٹ کے اوپر یا تعلیم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہے کہ کون کس کو جانتا ہے۔ تو دوستو، اس میں اسی طرح ہمیں سے یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ مغرب نے اگر ترقی کی تو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس جو معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ابھی بھی جس کو بہت سارے مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں مغرب آگے اس لیے چلا گیا کیونکہ انہیں ٹیکنالوجی مل گئی، لیکن ان کی جو اقدار ہیں، جو جیسے آزادی رائے ہے، آزادی ہے، عورتوں کی آزادی ہے، انسانی حقوق ہیں، ان کے اوپر وہ مسلمان بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا نظام جو اخلاقی نظام ہے اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ اس وقت کے لوگوں نے بھی نوٹ کیا۔ صدیق رفیق پاشا جو 1837 میں وینا میں ایمبیسڈر تھے، سفارتکار تھے، جب وہ وینا گئے آسٹرین ایمپائر میں، جب وہ دیکھے، انہوں نے ظاہر بات ہے پھرا دیکھا، تو انہوں نے لکھا کہ وہ مغرب کی جو ترقی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف سائنس کو نہیں دے رہے، بلکہ جو سیاسی نظام ہے اس کو دے رہے ہیں، مثلاً آزادی رائے، انسانی آزادی، انسانی حقوق۔ دوستو، دنیا میں خصوصاً مغربی دنیا میں جو ینگ ہے، نیو ہے، نئے خیالات کو ایک اچھے خیالات سمجھا جاتا ہے۔ آج کل بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں مغرب میں، امریکہ میں جو ڈیبیٹس ہیں، جو ویسٹ میں جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں، نیو ورسز لبرلز ورسز کنزرویٹو، یعنی جو نئے خیالات آتے ہیں، لبرل کا مطلب ہوتا ہے نئے خیالات لانا، کوئی نئے تازے خیالات لانا، تو نئے خیالات کو مغرب میں ہمیشہ سے بہتر مانا گیا، جبکہ اس کے برعکس اسلامی دنیا میں اس وقت بھی نئے خیالات کو غداری اور بغاوت کی نسبت سے دیکھا گیا۔ جب 1860 کے بعد ایک دم سے ینگ ٹرکس یا ینگ آٹومنز آئے، جن سے متاثر ہو کے کمال اتاتürک نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، وہ نئے خیالات لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ری انٹرپریٹ کرنا ہے قرآن کو، ہمیں اپنی دینی سوچ کو دوبارہ سے دیکھنا ہے، جو ہم پچھلے 500-600 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ اب نہیں چل رہا۔ تو اس وقت کے جو کلیرکس تھے، جو ٹریڈیشنل لوگ تھے، روایتی لوگ تھے، جو مولوی حضرات جو اس وقت کے جو تھے، انہوں نے بھی اس کو ینگ ٹرکس اور ینگ آٹومنز کو بڑا ڈسکریج کیا، ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ لیکن تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے، جو اچھے خیالات ہوتے ہیں، خیالات میں ترقی ہوتی ہے، وہی آگے جاتے ہیں، ورنہ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جو دور تھا وہ ختم ہونا ہی ہونا تھا، اور پھر اس کے بعد نیشن سٹیٹس آئیں اور ٹرکی کی سٹیٹ آئی، جس میں جو ترکی ہی تھے، کمال اتاتürk ترکی ہی تھے، اور وہ نئے خیالات لائے، وہ ینگ آٹومنز اور ینگ ٹرکس میں سے ہی نکلے۔ دوستو، اس میں کوئی بڑی مزے کی مثال اس چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ، اور یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب قومیں ترقی کر جاتی ہیں، مغرب نے جس طرح ترقی کرتی، تو ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی کمزور قوموں پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ملتا ہے 19ویں صدی میں کہ کس طرح مغرب نے مسلمان دنیا پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ 1870 کی بات ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ پہ زور دیا کہ آپ اپنا طرز حکومت ہے اس کو بدلیں، اس کو بادشاہت سے ہٹا کر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف لے کے جائیں، آئین بنائیں، کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ 1877 میں سلطان کو مجبور کیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ بنائیں، اگر الیکشن نہیں کروانا تو کم سے کم پارلیمنٹ بنائیں اور آئین بنائیں۔ تو 1877 میں پارلیمنٹ بنی، اور وہاں پہ بڑی اگریسیولی ڈیبیٹس ہوئی، قانون سازی ہوئی، لیکن صرف ایک سال بعد 1878 میں سلطان صاحب نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا، یا پارلیمنٹ کو عام زبان میں کہتے ہیں توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہاں پہ تو بہت ہی
फ्रीडम आ रही है, फ्रीडम ऑफ थॉट आ रही है, कोई भी किसी भी मामले के ऊपर बहस कर सकता है, जबकि बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर बहस नहीं हो सकती थी। औरतों के हकूक के ऊपर बहस नहीं हो सकती थी, या गुलामी के ऊपर बहस नहीं हो पा रही थी, या किसी भी मामले पे कानून साजी, कुछ मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर बहस नहीं हो। और उसकी मिसाल आज आप हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब पार्लियामेंट तो है पाकिस्तान में, बाकी मुसलमान मुल्कों में तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन आप कुछ चीजों पे बिल्कुल बहस नहीं कर सकते, आप मजहब के ऊपर बहस नहीं कर सकते, कोई भी बात हो मजहब के ऊपर बहस नहीं हो सकती। जैसे अभी कुछ हाल ही में एक बिल लाया जाने की कोशिश की गई कि 18 साल से छोटी उम्र की लड़कियों से शादी नहीं की जा सकती, वो बालिग नहीं है। तो मौलवी हजरात खड़े हो गए और उसके ऊपर ढड़ रहा के उन्होंने कोई बात नहीं। तो ये रवैया उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में था, मगरिब में नहीं था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंसानी हकूक मगरिब में कहाँ चले गए और मुसलमान मुल्कों में अभी भी सरतन से जुदा हो रहे हैं। दोस्तों, आइन और पार्लियामेंट्री या कांग्रेस जो अमेरिका का सिस्टम है, सेनेट का, यही मुस्तकबिल का रास्ता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें 1905 में जो रूस और जापान के दरमियान जंग हुई उसमें मिलता है। रूस यानी गोरों के मुल्कों में, मगरिब के मुल्कों में सबसे बैकवर्ड, सबसे पसमानदा मुल्क समझा जाता था उस वक्त भी, आज भी किसी हद तक सियासी इजहारे आज़ादी के ऊपर बाकी मगरब से वो मुख्तलिफ है, लेकिन उनका रंग गोरा है, वो सफेद फाहमी कह सकते हैं। और उसके बरक्स जापान वाहिद मशरकी मुल्क था जहां पे पार्लियामेंट थी। ठीक है, उनका भी बादशाह था जैसे मलका बरतानिया है, लेकिन जो मेन फैसले होते थे वो पार्लियामेंट में होते थे और उनका आइन भी था। तो जब जापान और रूस की 1905 में जंग हुई तो जापान ने बुरे तरीके से रूस को हरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 20वीं और 21वीं सदी में फिर मोस्टली जो हुकूमतें आई हैं वो एक कम्युनिज्म का भी दौर आया बीच में 20वीं सदी में, लेकिन वो 70-80 साल चला, उसके बाद मोस्टली खत्म हो गया। लेकिन जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम, या सेनेट को भी मैं पार्लिमानी ही कह रहा हूँ, पार्लिमानी निज़ाम ही आगे गया, आजादी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत ही आगे गई और यही फ्यूचर है। और अभी भी हम देख सकते हैं कि जो कौमें तरक्की कर रही है वहां पे जमहूरियत है। आजकल एक मिसाल है चाइना की, जो कि एक एक्सेप्शन है, और इसमें हमें ये समझने की जरूरत नहीं कि ये मगरबी मुल्क है। जापान मगरबी मुल्क नहीं है, साउथ कोरिया मगरबी मुल्क नहीं है। इनके बड़े अपने प्राउड कल्चरल हिस्ट्री है, उनकी अपनी तहजीब है जिसको वो छोड़ते नहीं है। अगर आप जापान जाएं, उनका बड़ा कल्चरल सिस्टम है जो मगरिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जो उनका आजादी राय है, जो उन्होंने हुकूमत का जो कारोबार बनाया है, वो उसको एज अ मगरिब नहीं समझा, उसको एक जदीद तर्ज हुकूमत समझा है, जिसकी वजह से वहां पे पार्लियामेंट है और आजादी राय है। हुकूमत की में कोई भी आ सकता है, कोई कदगन नहीं है। हत्ता कि वो इतने कल्चरल हैं कि वो वाहिद एक जमहूरियत है जहाँ पे, या एक अच्छी जमहूरियत है जहाँ पर बाहर के लोग आके शहरियत हासिल नहीं कर सकते। और जापान, आपको पता है कि किसी और मुल्क के शहरी को जो वहां पे पैदा नहीं हुआ शहरियत नहीं देते। हत्ता कि जो लोग वहां पे कोरियंस या चाइनीज जो 2-2, 3-3 नस्लों से, उनको भी एक इस मसले के बावजूद एक अच्छी जमहूरियत जापान में है। तो वो मगरबी नहीं है, इसलिए जमहूरियत को मगरबी कहना, जमहूरियत को एक गाली देना। दोस्तों, पहली जंग अजीम के बाद फिर 1920 तक तकरीबन जितने भी असर रसूख वाले, माजी के असर रसूख वाले जो मुसलमान मुल्क थे या रियासतें थी या सल्तनतें थी, उन पे मगरिब का पूरा गलबा आ चुका है। 1857 में भारत में और 1920 में तुर्की और सारे जितने मिडल ईस्ट के कंट्रीज थे उनके ऊपर अंग्रेजों का, या तो बरतानवियों का गलबा आ चुका था, या हुकूमत आ चुकी थी डायरेक्टली, या फिर फ्रांसीसियों की हुकूमत आ चुकी थी या गलबा आ चुका था। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि तारीख, जैसे मैंने आपको कहा, बड़ी बेरहम है और वो किसी का साथ नहीं देती। बदलता हुआ वक्त किसी का भी साथ नहीं देता। और उसकी हमें मिसाल ये मिलती है कि मगरिब जो लेक्चर देता था मशरिक मुल्कों को, और सही देता था कि आपको अपनी तर्ज हुकूमत बदलना पड़ेगा, आपको जमहूरियत लानी पड़ेगी, आज़ादी लानी पड़ेगी, आज़ादी राय लानी पड़ेगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा, औरतों को हकूक देने पड़ेंगे, गुलामी खत्म कर, ये सारे इंसानी हकूक के जो दर्स और तदरीस जो मगरबी मुल्क मुसलमान मुल्कों को, सल्तनतों को दे रहे थे, और चूंकि मुसलमान सल्तनत आगे वक्त के साथ नहीं बढ़ी तो उनका गलबा या हुकूमत आ गई। तो वही जो लेक्चर जो था, जो मगरिब देता था मशरिक को, मशरिक में से कुछ लोग, ब्रिलियंट लोग निकले जिन्होंने वही हथियार मगरिब के खिलाफ इस्तेमाल किया। कमाल अतातुर्क, कायदे आज़म, चाचा नेहरू, ये सारे लोग या तो मगरिब में पढ़े थे या मगरिब से बहुत आशना थे, उनकी फिलॉसफी से, उनके फलसफे से, उनके इल्म से,
इंसानी हकूक और आज़ादी राय और आज़ादी के इन सारे फलसफों से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, और उन्होंने यही इस्तेमाल किए मगरिब के खिलाफ। और यही वजह है कि जो ब्रिटिश राज या फ्रेंच कॉलोनियलिज्म जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सका। 1857 के बाद तकरीबन 90 साल अंग्रेज हमारे अपने हिंदुस्तान पे हुकूमत कर सका। या इसी तरह जो फ्रेंच रिपब्लिक्स थी वो 1950-60 तक मोस्टली आजाद हो चुकी थी। तो ये बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है। हत्ता कि जो मगरिब भी एक हद से एक तरह से वक्त के आगे बेबस है। मुसलमानों ने पहले बदलते वक्त के साथ नई सोच नहीं लाए और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और फिर मगरिब में भी जो उनकी नई सोच का जो नतीजा था उससे कोई उन्हें गलबा नहीं हासिल हुआ। आज एक जिसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं कि डायरेक्टली तो आप हुकूमत नहीं करते लेकिन आप अपनी उनकी डोरें खींचते हैं। तो दोस्तों अब तक तीसरे चैप्टर तक हमें इस चीज का तो एहसास हो जाता है कि 18वीं और 19वीं सदी तक मुसलमानों ने इस बात का तहिया कर लिया था, फैसला कर लिया था कि हमें मगरिब से इल्म हासिल करने के लिए या हत्ता के कुछ रवायात भी सीखने के लिए इसमें कोई कबाहत नहीं है। 3 शोबों में मुसलमानों ने कुछ प्रोग्रेस की, और कभी कभार वो फायदामंद भी साबित होती थी और कभी कभार नहीं। वो थी सियासी, मुआशी या दिफाई। इन तीनों शोबों को डिवाइड किया गया और इसमें ये फैसला किया गया कि हमें इन चीजों से सीखना। अब इन्हीं सियासी में इंसानी हकूक भी आ जाते हैं कि हमने तर्ज हुकूमत किस तरह चलानी है, अपने लोगों को क्या हकूक देने हैं। तो इसमें एक तुर्क लिखारी या सोचने वाले दानिशमंद जिनका नाम एविया जलेबी था उनका नाम जलेबी था, वो वियना में देखने के लिए वैसे सैर सयाहत के लिए गए, और उन्होंने एक वाकया लिखा जो उन्होंने कहा बड़ा मुझे इससे हैरत हुई। और वो उन्होंने कोई मगरिबियों की तारीफ में नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन दी, और जो मुशाहिदा जो होता है वो बड़ा लिमिटेड भी होता है। जब कोई कहता है ना कि मैंने अमेरिका देखा है, वो उन्होंने असल में अमेरिका नहीं देखा होता। आप इतना बड़ा मुल्क, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी पेचीदा जो एक तहजीब है उसको कैसे 1 या 2 साल में, या कुछ लोग तो 1-2 महीने के लिए भी नहीं जाते, उसमें कैसे आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो लोग देखते हैं और उसको लिख देते हैं, अपनी सोच में रख देते हैं। तो इसी तरह एविया जलेबी ने जब वो वियना गए तो उन्होंने एक वाकया लिखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर औरतों को कुछ ज्यादा ही हकूक दिए जाते हैं, कुछ ज्यादा ही इज्जत की जाती है। उन्होंने ऑस्ट्रिया का जो बादशाह था, उन्होंने एक दफा वाकया लिखा कि वो एक दफा घोड़े पे बैठे जा रहे थे तो एक औरत सामने से आई, तो उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया और औरत को रास्ता दिया। इसी तरह उन्होंने एक दफा फिर उन्हें देखा जिसमें उन्होंने एक बड़े वजीर को जब वो एक औरत उनके सामने से गुजरने लगी तो वो रुक गए और उन्होंने अपनी टोपी उतारी और इस तरह उनके आगे सर झुका के एक इज्जत का एक रिस्पेक्ट थी। और उन्होंने कुछ तंजिया तौर पे भी लिखा कि ये लोग औरतों को कुछ ज्यादा ही हकूक दे देते हैं, लेकिन उसमें तारीफ भी की क्योंकि मजहबी लोग थे सारे या इनका खुदा पे यकीन था। तो उन्होंने कहा लेकिन हो सकता है कि चूंकि ईसाईयत में मदर मैरी जो है, हजरत मरियम जो है, हजरत ईसा की वालदा, उनकी बहुत अहमियत है, तो शायद इस वजह से औरतों की कुछ ज्यादा ही ये लोग इज्जत करते हैं। इसी तरह एक डिप्लोमेट थे वासिफ अफंदी, जिन्होंने 1787 में स्पेन में थे, वो उधर उन्होंने देखा कि जो स्पेनिश लोग हैं ये खाते वक्त भी म्यूजिक सुनते हैं, गाने बजाने सुनते हैं, और औरतें और मर्द आपस में बैठ के टेबल पे खाना खाते हैं। जो कि अब आपको शायद इतनी अजीब बात ना लगे, लेकिन ये जो औरतों और मर्दों का बैठ के टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खाना, ये बड़ी अजीब बात थी। ये नहीं होता था सल्तनत उस्मानिया में या आम घरों में। अब तो आम घरों में ये काम होता है, और अभी भी शायद कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे औरतें और मर्द अलग बैठ के खाते हैं, लेकिन जो मॉडर्न घर है वहाँ पे चाचा चाची या साथ और रिश्तेदार, मामा मामी, सारे इकट्ठे टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन ये उस वक्त बड़ी अजीब बात मानी जाती थी, और वासिफ अफंदी ने भी चौंक के इसके बारे में लिखा कि ये क्या, यानी ये तो ऐसे होता स्पेन में। तो दोस्तों, मगरिब में लोग इस चीज का उस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि उनका बादशाह या अमीर आदमी एक हरम रखे जहां के अंदर उसने सैकड़ों औरतें रखी हुई हैं सिर्फ अपनी जिनसी भूख को तस्कीन देने के लिए, जो कि एक आम रिवाज था तुर्की में। और सुल्तान का तो हरम होता था, और जो आम मुसलमान भी जो होते थे वो भी लोंडियों बड़ी भरपूर तादाद में रखते थे।
جو یونان پہ سلطنت عثمانیہ کی تقریباً 200-250 سال حکومت رہی، اور اسی طرح اور تھوڑے سے مغرب کے ملک تھے جہاں پہ میسیڈونیا وغیرہ میں، آرمینیا میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی، اور وہاں سے سفید رنگت والی عورتیں آتی تھیں. مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اور یہ صرف بادشاہ کے لیول پہ نہیں بلکہ چھوٹے لیول پر بھی ہر کسی کے پاس ایک آدھی لونڈی ہوتی تھی. تو مغرب میں یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی 16ویں-17ویں صدی تک کہ ایک آپ لونڈیاں اتنی تعداد میں رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے، غلامی تھی اور اس پہ کام ہو رہا تھا جس میں سب سے آگے برٹش تھے، لیکن یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ اتنی تعداد میں لونڈیاں رکھیں. حتیٰ کہ مرد کو، ٹھیک ہے اس میں کہ مرد کی ہی فائنل سے ہوتی تھی، لیکن مرد کو گھر کا مالک کا رتبہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کو اس طرح جو ایک مجاجی خدا جس طرح کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس طرح مرد کو اتنا بھی اوپر نہیں چڑھا کے رکھا جاتا تھا. اور جو عورتیں تھیں وہ مردوں کے ساتھ بحث بھی کرتی تھیں اور ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی. کچھ مسلمان سفارتکاروں کے سامنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو عورتوں کو انہوں نے سر پہ چڑھایا ہوا. اسی طرح ایک موروکن ایمبیسڈر تھے جنہوں نے 1767 میں جب وہ اسپین گئے، انہوں نے لکھا اس معاملے میں کہ عورتیں تو مردوں کے ساتھ بحث کرتی ہیں، بیویاں مردوں کے اپنے خاوندوں کے ساتھ کھل کر بحث کرتی ہیں، یہ تو اپنے خاوندوں کی عزت ہی نہیں کرتے. جس طرح ہمارے معاشرے میں اس کو گالی سمجھا جاتا ہے کہ مرد بڈھی تھلے لگا ہوا ہے، یعنی عورت کے نیچے لگا ہوا ہے. یہ سوچ اس وقت کے لوگوں میں بھی تھی. اور یہ موروکن ایمبیسڈر نے جب اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا، اگر یہ ایمبیسڈر ورسائل میں چلا جاتا ہے، ورسائے میں چلا جاتا ہے جو فرانس کا شہر ہے جہاں پہ پیلس ورسائے بڑا مشہور ہے، وہاں پہ دیکھا بہت خوبصورت ہے. تو وہاں پر اگر یہ موروکن ایمبیسڈر چلا جاتا تو شاید یہ خودکشی کر لیتا، کیونکہ ورسائے کی جو عورتیں تھیں، فرینچ عورتیں جو تھیں، وہ اسپینش عورتوں سے بھی آگے تھیں، یعنی اپنے مردوں سے بحث کرنا یا برابری کی بات کرنا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم مسلم دنیا میں دیکھیں تو سب سے اوپر تو مسلمان مرد ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں. یہ تو مسلمان خود بھی کہتے ہیں کہ گھر کا مالک مرد ہے، فیصلے مرد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے نیچے 3 کیٹیگری ہیں. ایک ہے کیٹیگری غیر مسلم کی، پھر اس کے نیچے ہے عورت، اور پھر اس کے سب سے نیچے ہے غلام. اس میں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے، اور اس کو بڑی آؤ بھگت ہوگی. جس طرح ابھی بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے اس کو سر پہ چڑھا لیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتا خیر اس کو بھی اجازت، وہ خیر ہے، اس کو اجازت ہے اپنے مذہب. اور جو غلام ہے اس کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے. کئی لوگ اسلام میں اس چیز پہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کو بڑا انکریج کیا گیا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو جو غیر مسلم ہے اس کی بھی زندگی بدل دی جا سکتی ہے، اور جو غلام ہے اس کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. لیکن عورت جو ہے وہ ہمیشہ عورت ہی رہے گی، وہ ہمیشہ مرد کے نیچے ہی رہے گی، وہ کبھی مرد کی برابری پہ نہیں آ سکتی. جو یہ سلطنت عثمانیہ یہ مسلمانوں کی دنیا تھی، بلکہ کسی حد تک ابھی بھی ایسا ہی ہے. اور یہی ہمیں ملتا ہے کہ جب مغربی اثر و رسوخ مشرق میں مسلمان ملکوں میں بڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی اگریسولی کیمپیننگ کی کہ وہ مجبور کیا سلطان کو، پاشا کو، اور حتیٰ کہ شاہ کو بھی، جو فارس کے شاہ تھے، کہ آپ جو غیر مسلم ہیں، عیسائی مسیح ہیں، ان کو آپ حقوق دیں، برابری کے حقوق دیں. اور جس کی وجہ سے یہودیوں کو بھی کچھ فائدہ ہوا، جو کہ مغربی لوگ زیادہ تھے تو مسیح ملک تھے، وہ ان کو مسیحیت سے زیادہ لگاؤ تھا، یہودیوں سے نہیں. لیکن چونکہ اگر آپ ایک قانون بنائیں گے کہ مسیحیوں کو برابری کے حقوق دیں گے تو باقی غیر مسلمانوں کو بھی دینے پڑیں گے. اور اسی طرح برطانیہ نے جو غلاموں کے اوپر بڑی بات کی، بہت پریشر ڈالا، اثر و رسوخ استعمال کیا کہ کسی طرح غلامی ختم کرے، جس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے. لیکن عورتوں کے اوپر کسی نے کوئی کیمپین نہیں کی. تو اس میں بھی جو سب سے زیادہ پسا وہ عورتیں ہی پسی. لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عورتوں نے اپنی جنگ خود لڑی. ایون کہ جو مسلم دنیا تھی اس وقت بھی اور آج کل بھی یہ عورت مارچ، جتنی بھی فیمنسٹ موومنٹس ہیں، یہ عورتیں خود لڑ رہی ہیں اور ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے مردوں کا، خصوصاً یا روایتی مردوں کا. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جو مسلمان ملک ہیں وہ بھی اس کو انکریج کر رہے ہیں. بہت سارے مسلمان ملک ہیں جو عورتوں کی، لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو انہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جو ریزسٹنس آتی ہے، وہ کلیریکل یا روایتی مردوں سے تب بھی آتی تھی اور اب بھی
उन्हीं से आती है। जैसे आपको पता है तालिबान लड़कियों के स्कूलों को तबाह कर देते हैं, मलाला यूसुफ एक वाक़या बहुत मशहूर है, लेकिन ये जंग आज भी जारी है। ताकि आयतुल्लाह खमीनी जो इतना तारीख में पीछे नहीं है, 1969 की ही बात है, 1979 की ये बात है कि उन्होंने जब शाह ईरान ने, जब इनसे खमीनी से पहले शाह ईरान थे, जब उन्होंने फेमिनिज्म की बात की या इमेंसिपेशन ऑफ विमेन की जो बात की, जो आज भी आपने अक्सर देखा होगा कि ईरान के पुराने वक्तों की तस्वीरें आती हैं 70s और 60s की, जहाँ पे वो लड़कियां यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं। आयतुल्लाह खमीनी ने ये कहा कि ईरान की तारीख में जो सबसे बड़ा जुर्म हुआ है वो औरतों को आज़ादी देने के ऊपर हुआ है। ये तो चले आजकल के हम कह रहे हैं, लेकिन 1867 में एक तुर्की राइटर ने, जिनका नाम था नामिक कमाल, उन्होंने एक अखबार में जिसका नाम था तस्वीर इफ्कार, उसमें उन्होंने लिखा कि आजकल, यानी उस वक्त 1867 की बात हो रही है, कि हमारे मुआशरे में औरतों की कोई अहमियत नहीं है। या तो उनकी अहमियत एक शो पीस के तौर पे, जैसा कि हीरे जवाहरात या जेवरों की होती है, या फिर सिर्फ बच्चे पैदा करने की है। और इस वजह से हमने तकरीबन 50% अपनी आबादी का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल नहीं लाए। और इसके बरक्स मगरिब में औरतों के लिए नित नए मौके फराहम किए जा रहे हैं, बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह औरतों को आगे लाया जाए। ये उस वक्त 1867 के तुर्की राइटर ने एक अखबार में लिखा। इसी तरह 1899 में एक मिस्री इंटेलेक्चुअल ने, जिनका नाम कासिम अमीन था, उन्होंने अपनी किताब लिबरेशन ऑफ विमेन में लिखा कि हमें रिफॉर्म की जरूरत है, हमें कुरान को रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है, हमें कुरान को दोबारा समझने की जरूरत है। और उन्होंने 100% तलाक देने के हुकूक के ऊपर बात की, बुर्के के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ बात की, औरतों को घर में रखने के खिलाफ बात की। उन्होंने इस चीज को कहा कि औरतों को अपना खावंद चूज करने में भरपूर आजादी होनी चाहिए, काम करने की आजादी होनी चाहिए, इल्म हासिल करने की आजादी होनी चाहिए। और इसी तरह जैसे आज भी उनको मिस्र में और इवन के सल्तनत उस्मानिया में भी जो उस वक्त के जो क्लरिक्स थे, उनको भरपूर रेजिस्टेंस मिली उनसे। लेकिन इसके बावजूद जो मजे की बात है, ये किताब जो है बेस्ट सेलर थी उस वक्त मिस्र में, और इसकी बहुत सारी कॉपियां बिकी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है। ये बात दुरुस्त है कि एक मामले में मुसलमान औरतों के पास मगरबी औरतों की निस्बत ज्यादा हकूक थे उस वक्त, अब तो खैर नहीं, लेकिन उस वक्त वो ये कि औरतों को जायदाद खरीदने का हक इस्लाम ने दिया है। चूंकि इस्लाम ने दिया, इसलिए वो लकीर के फकीर वाली बात कि मुसलमान सल्तनत उस्मानिया में भी उनके पास था, जो कि मगरिब में नहीं था, या कंटेम्प्रेरी मगरिब वर्ल्ड में नहीं था। अगर हम उससे पहले एंशिएंट वर्ल्ड में जाएं, एंटिक्विटी में जाएं, तब हमें, मैंने इसकी मिसाल पहले भी दी, एट्रस्कन विमेन के पास, जो एट्रस्कन औरत थी, रोमियो से जो पहले की जो तहजीब थी इटली में, वहां पे औरतों के पास शादी करने की भी इजाजत थी, तलाक देने की भी इजाजत थी, जायदाद की खरीदो फरोख्त की भी इजाजत थी, हत्ता के पॉलिटिकल मैटर्स में भी बड़ी वो बहुत हिस्सा लेता। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बड़े हकूक दिए, 1400 साल पहले वो हकूक दिए जो मगरिब में आज है। इसमें कुछ सदाकत है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम में औरतों को घर से बाहर जाने को इतना इनकरेज नहीं किया गया, हत्ता के लड़कियों की तालीम को, इसको भी ऊपर बहस है। खैर, ये नहीं कि हम कह सकते कि इस्लाम में लड़कियों को तालीम हासिल करने पे से पाबंदी है, ये ऐसा कहीं पे नहीं है। लेकिन जो सोच निकलती है कि औरत को घर में रहना और उसका जो काम है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, तो उस वजह से एक सोच निकलती है जो कंजर्वेटिज्म की तरफ ले जाती है। इस वजह से आपके लड़कियों के स्कूलों पे धमाके होते हैं। तो बहरहाल उसकी निस्बत मगरिब में ठीक है, जायदाद वाले उस तरह के राइट्स नहीं थे, लेकिन औरतों को और बहुत राइट्स थे। जैसा कि आपको बताया, ये पिछले एम्बेसडरों ने और मुसलमान तारीखदानों ने खुद लिखा कि औरतें मर्दों से बराबरी की सतह पे बात भी कर सकती थी, बहस भी कर सकती थी, फैसला भी कर सकती थी। ये वाले हकूक मुसलमान औरतों के पास नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने की कि हादसाती तौर पर 20वीं सदी में जो एक सनती इनकलाब आया, जो मॉडर्न इकोनॉमी का जदीद मुआशी इनकलाब आया, उसका
किसी तरह से हादसाती तौर पर मुसलमान औरतों को भी फायदा हुआ। 1911 से लेकर 1922 तक सल्तनत उस्मानिया की बेतहाशा जंगें हुई, जिनमें से एक तो बड़ी ऑब्वियस है 1914 से 1918 पहली जंग अज़ीम, लेकिन और भी जंगें हो रही थी सल्तनत उस्मानिया में, कुछ सिविल वॉर्स भी हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मर्द थे वो या तो जंगों में थे, जा रहे थे, जंगों में बिजी थे, लड़ रहे थे, या फिर बहुत सारे लोग मारे भी गए, जिसकी वजह से अब जो सनती इनकलाब है, इंडस्ट्री तो आपकी वेट नहीं करती, सनत तो वेट नहीं करती, उसको तो काम करने वालों की जरूरत होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी औरतों ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक इनकलाब था। और यहाँ से दोस्तों स्पेशलाइज्ड जो रोल्स हैं वो मुसलमान दुनिया में आए, जैसा कि टीचिंग का, अगर आज भी आप सोचें टीचिंग, टीचर या नर्स, तो आपके जहन में एक औरत आएगी, जो कि आजकल के जमाने में एक आम सी बात होगी, लेकिन उस वक्त ये काम पहली दफा हुआ 20वीं सदी में। टीचर्स की जॉब्स औरतों को दी गई, नर्सों की जॉब्स औरतों को दी गई, और इसी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता औरतों ने, ये हम टर्की की अब बात कर रहे हैं, उन्होंने और शोबों में भी जाना शुरू कर दिया। औरतों के मैगजीन बने जो सिर्फ औरतों के लिए पढ़े जाते थे। लेकिन इसके ऊपर भी हमारे खमीनी साहब का एक बड़ा मशहूर कॉल है, उन्होंने एक खुतबे में कहा कि जो औरतें बच्चों को पढ़ाती हैं, जो बलूगत के अमल से गुजर रहे होते हैं, एडोलेसेंट जिन्हें कहते हैं, जो 15-16 साल के होते हैं, वो औरतों की वजह से हमारे मुआशरे में यानी ईरान में बदकारी बहुत फैल जाएगी। तो ये उनकी सोच का म्यार था। और आज देखें हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी टीचर्स जो हैं फीमेल होती हैं। मैं जिस स्कूल में, कैथेड्रल स्कूल में पढ़ा, वहां पे हमारी 90% टीचर्स जो थी वो फीमेल टीचर्स थी, वो कोई बदकारी नहीं हो। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक सोच है जो उस वजह से निकलती है, कंजर्वेटिज्म की जो सोच है। चाहे आपको डायरेक्टली मजहब ने ना भी मना किया हो, लेकिन चूंकि मजहब से ये रवायत निकलती है कि औरतों का काम खावंद के आगे नहीं बोलना, खावंद मिजाजी खुदा है, खावंद की इज्जत करनी है। एक हदीस है बड़ी मशहूर कि अगर अल्लाह के बाद किसी की इबादत करने की इजाजत होती तो मैं औरत को कहता कि अपने खावंद की इबादत करो। तो ये जो सोच है, इसकी वजह से इस तरह की खमीनी जैसी सोचें निकलती है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना बदकारी और सेक्स बहुत आम हो जाएगा। इसी तरह जो मॉडर्नाइजेशन हुई, ये तो हादसाती तौर पे हुई, लेकिन मॉडर्नाइजेशन भी हुई 18वीं और 19वीं सदी तक, 19वीं सदी तक और 20वीं सदी तक। शुरू में मॉडर्नाइजेशन आपकी मिलिट्री में आई, आपके यूनिफॉर्म्स बदले, शुरू में टर्बन पहनी जाती थी, और अब तो खैर वो भी खत्म हो गई। इवन के हत्ता के जो ईरान है, जो मगरिब के बहुत खिलाफ है, ईरान की फौज भी मगरबी पतलून और कमीजें पहनती है, कैमोफ्लेज पहनती है, पगड़ी भी नहीं पहनती। जो पगड़ी शुरू में सल्तनत उस्मानिया में जब मॉडर्न यूनिफॉर्म लाया गया तो पगड़ी पहनी जाती थी ताकि फर्क रखा जाए कि काफरों से और हम मुसलमानों में एक फर्क है, वो पगड़ी का। लेकिन अब बाद में वो भी खत्म हो गई। तो पहला जो मेजर चेंज, जो मॉडर्नाइजेशन आई, वो फौज में आई, फिर उसके बाद इल्म में भी आई। लेकिन दोनों बड़ी अजीब बात है कि मर्दों ने इल्म और फौज में मॉडर्नाइजेशन मर्दों में तो आ गई, लेकिन औरतों में नहीं आई। जो जदीद उलूम हासिल किए जा रहे थे वो मर्दों के लिए खोले गए, लेकिन औरतों के लिए नहीं खोले गए। जो ये लिबास में जो तब्दीली आई, इवन के जो आम शहरियों के लिबास में भी तब्दीली आई, वो मर्दों में आई लेकिन औरतों में नहीं आई। मर्दों ने तो पतलून ले ली, लेकिन औरतों को पतलून पहनने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि औरत थोड़ी पीछे ही रही हमेशा, या रखी गई। तो इसी तरह मुस्तफा समी एक एम्बेसडर थे, सफारतकार थे सल्तनत उस्मानिया के। जब वो मगरिब में गए तो उन्होंने लिखा, सुल्तान को खत लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि हर बंदा और हर औरत और मर्द जो है वो लिखना पढ़ना जानते हैं। हत्ता के इन लोगों ने तो अंधे और बहरों के लिए भी स्कूल बनाए हुए हैं, और हर मर्द और औरत को कम से कम 10 साल स्कूल जाना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने जो ताउन है इसका इलाज भी ढूंढ लिया। उस वक्त ताउन बहुत बड़ा मसला था। इसमें हो सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पर थोड़ी सी एग्जैजरेशन या महदूद सोच होती है कि अगर आप किसी मुल्क में जाएं, आपने 10 लोगों से बात की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी आबादी वैसी है। हो सकता है उन्होंने 3-4
मर्द औरतों को देखा और जो लिखना पढ़ना जानते हो, तो उन्होंने कहा सारे ही करते हैं। सारे नहीं, लिटरेसी रेट वहां पे भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो ये कि औरतों को भी पढ़ना लिखना आता था। उसके बरक्स मुस्लिम दुनिया में अगर आपको कोई पढ़ने लिखने वाला बंदा मिलता भी था तो वो मर्द होता था, औरत नहीं थी होती। इसी तरह एक और सफारतकार थे सादिक रफीक पाशा, उन्होंने भी ये कहा कि जो यूरोपियन लोग हैं इनको फल्कियात, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एनिमल्स, इन मज़ामीन में कोई खास ही लगाव है जो मुझे अपने लोगों में नहीं मिलता। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे कोई मर्द और औरत ऐसा नहीं मिला जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कोई नहीं मिला। उन्होंने हो सकता है अपने टोटल कैरियर में शायद 100-200 दिन एज अ सफारतकार गुजारे हो, तो उसमें उन्होंने ऊपर की एलीट लोगों के 100-200 लोगों से वो मिले हो जो लिखना पढ़ना जानते हो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सारे नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि औरतें भी पढ़ती थी। डिस्क्रिमिनेशन मगरिब में भी 20वीं सदी तक थी। जो साइंसदान इतनी आगे नहीं आए जितने मर्द साइंसदान आए। इसमें यह वजह नहीं कि मर्दों की नॉलेज ज्यादा है या उनकी IQ लेवल ज्यादा है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन रही है। जैसे अब 10-15% औरतें आ रही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री साइंटिस्ट जो है मगरिब में, लेकिन हमें पाकिस्तान या इस्लामी मुल्कों में 1-2% औरतें भी नहीं मिलती। इसकी वजह फिर ये नहीं कि हमारी औरतों की IQ कम है, बल्कि इसकी वजह ये है कि औरतों को पीछे रखा गया है, उनको इनकरेज नहीं किया गया। इसी तरह खेल में भी अगर आप देखें तो जो मगरबी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनकी जो फीमेल एथलीट्स हैं वो ज्यादा बेहतर है हमारे मुल्कों की फीमेल एथलीट्स की निस्बत से। हालांकि इसके बरक्स हमारे जो मर्द हैं वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 18वीं-19वीं सदी तक मुसलमानों ने फैसला कर लिया था कि हमें जदीद उलूम मगरिब से सीखने हैं, सिर्फ मिलिट्री में नहीं बल्कि सिविलियन मैटर्स में भी। लेकिन एक डर जो था वो हमेशा से होता था कि कहीं हमारा जो इल्म है, जदीद इल्म जो है, उसका क्लैश या उसका टकराव कहीं मजहब से ना हो जाए। और यही वजह है कि सही तरीके से आखिरी वक्त तक भी सल्तनत उस्मानिया में जदीद उलूम को या साइंस को उस तरह से फलने फूलने नहीं दिया या अपनाया नहीं दिया गया जिस तरह मगरिब में अपनाया गया। कुछ कोशिशें की गई, जैसा कि एक बहुत 19वीं सदी के एक बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे, जॉन विलियम ड्रेपर, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उस पर भी कभी अगर तबसरा मिला तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मोटी किताब है, कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। उसको तुर्की जबान में 1895 में ट्रांसलेट किया गया। ऑगस्ट कॉम्टी एक मुफक्किर थे मगरिब के, उन्होंने यंग टर्क्स को इंस्पायर किया, मुतासिर किया। यंग टर्क्स उनसे बहुत मुतासिर थे, लेकिन इसके बावजूद जदीद उलूम को आम स्कूलों में शामिल नहीं किया गया। साइंस को आम स्कूलों में शामिल नहीं किया गया। एलीट तो पढ़ना शुरू कर दिया था एलीट ने, लेकिन आम स्कूलों में साइंस को उस तरह से फरोग नहीं दिया गया, आजाद सोचने को फरोग नहीं दिया गया। क्योंकि जाहिर बात है, अगर नजरिया इर्तिका को, इवन के मगरिब में नजरिया इर्तिका, डार्विन को बड़ा रेजिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन ही सर्वाइव्ड समहाउ। उनके ऊपर डिबेट हुई। अगर यही मुसलमान मुल्क में नजरिया इर्तिका दिया जाता, चाहे गलत भी हो, उसका सर तन से जुदा हो जाता। नई सोच लाने के लिए आजादी राय बहुत जरूरी है। आपको आजाद राय का हक होना चाहिए, और यही हम कहते हैं। और यही जो हम बातें आज करते हैं आजकल इल्हाद के ऊपर, एथियज्म के ऊपर पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों को ये बातें नागुज़ीर गुजरती हैं। लेकिन फिर आप तारीफ देखें, जिन मुल्कों में आजादी राय नहीं, उसके क्या नतीजे निकलते हैं। और इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है जो बर्नार्ड लुइस ने लिखी। इसमें कहा कि बड़ी अजीब बात है कि जो 10वीं, 11वीं और हत्ता के 12वीं सदी तक के जो साइंसदान, जो मुफक्किर इस्लामी दुनिया में थे, वो इस तरह नहीं सोचते थे। उन्होंने जो कदीम मगरिब के, यूनानियों के, रोमियों के, मिस्रियों के, हिंदुस्तानियों के, चाइनीज के, इन सारे लोगों के इल्म को हासिल किया। उनको अरबी, टर्किश और पर्शियन में, फारसी जबानों में उनका तर्जुमा किया और उससे इस्तिफादा हासिल किया। और उस वक्त के पुराने इल्म थे जिनको उन्होंने अपनाया और उसके ऊपर नई फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के ऊपर अपना नया इल्म हासिल किया। और हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि इसमें मुसलमान जो साइंसदान थे, उन्होंने एक और नई चीज मुतारिफ की। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जदीद साइंस की जो
بنیاد رکھی گئی وہ مسلمان سائنسدانوں نے رکھی اور اس میں بڑی صداقت ہے کہ اس سے پہلے جو مصر کے، یونان کے یا ہندوستان کے یا چائنیز جو سائنسدان تھے وہ فلاسفرز تھے، وہ عقلی طور پہ سوچتے تھے ایٹم کیا ہے، سب سے چھوٹی چیز کوئی ہوگی جس کا نام ایٹم یونانیوں نے رکھا، کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ ساری چیزیں سوچ کے مطابق ہوتی تھی، ایکسپیریمنٹ اٹسیلف نہیں ہوتا تھا۔ یہ مسلمان سائنسدانوں نے متعارف کیا کہ ان کی جو بھی سائنٹیفک آبزرویشن ہوتی تھی وہ اس کی بنیاد ایکسپیریمنٹ کے اوپر رکھی جاتی۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان اسلام کی تاریخ میں اسلام کے زیادہ قریب تھے، حضرت محمد کے زیادہ قریب تھے، وہ لوگ تو دوسرے کافروں سے اور دوسرے جو علوم ہیں حاصل کرنے میں اپنی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کر رہے، لیکن بعد کے جو مسلمان تھے انہوں نے پرنٹنگ پریس نہیں بنایا، انہوں نے ترجمے نہیں کیے، جو ڈسکوریز ہو رہی تھی اس کو نہیں پڑھا، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس کے برعکس جو مغرب کے جو سائنسدان تھے انہوں نے پرنٹنگ پریس کے بعد 15ویں 16ویں صدی میں 17ویں صدی تک جتنے بھی علوم تھے مسلمان سائنسدانوں کے، ان کو اپنی زبانوں میں ان کے ترجمے کیے اور اس کی بیس کے اوپر اپنی نئی ماڈرن سائنس پر، یہ اکثر کہا جاتا ہے اور یہ سچائی بھی ہے۔ مثلا مائیکل سرویٹس 1553 میں انہوں نے سرکولیشن آف بلڈ کے اوپر ایک کتاب لکھی، اسی طرح ولیم ہارپر نے بھی سرکولیشن آف بلڈ کے اوپر کتاب لکھی 16ویں صدی میں۔ یہ دونوں لوگوں کو سرکولیشن آف بلڈ کی جو تھیوری ہے کہ، اور اس کے اوپر انہوں نے ظاہر بات ہے کتابیں لکھی، بڑی تفصیل سے لکھا، تو ماڈرن سائنس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ مائیکل سرویٹس کو دیا جاتا ہے یا ولیم ہاروی کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ابن النفس ایک سیرین شامی سائنسدان تھے جنہوں نے 13ویں صدی میں سرکولیشن آف بلڈ کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، حتیٰ کہ اس میں کوئی شک اب نہیں مانا جاتا کہ مائیکل سرویٹس نے اور ولیم ہاروی نے ابن النفس سے متاثر ہو کے اپنا کام کیا۔ اس کو چوری نہیں کہا جا سکتا، علم ایسے ہی پھیلتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ادھر سے سیکھی، اس کے اوپر مزید کام کیا اور وہاں سے آگے گئے۔ اسی طرح جس طرح آئنسٹائن نے نیوٹونین فزکس سے بڑا متاثر ہو کے اس کے اوپر مزید کام کیا، حتیٰ کہ آئزیک نیوٹن کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ ہم لوگوں کی اپنی کوئی اوقات نہیں، ہم محض جو ہم سے پرانے تاریخ میں جو بہت قداور لوگ تھے ہم ان کے کاندھوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنا سارا علم جو ہے، اور آئزیک نیوٹن ایک بہت انا والے شخص تھے، وہ کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی کہا۔ تو مائیکل سرویٹس نے اور ولیم ہاروی نے سرکولیشن آف بلڈ کی ایک ایگزامپل ہے جو ابن النفس سے انہوں نے سیکھا، لیکن آج تک تاریخ، یہ تو اب ہمیں تاریخ میں ہے، لیکن موسٹلی لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا، ہسٹورینز کو، تاریخ دانوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ سرکولیشن آف بلڈ کا کریڈٹ مائیکل سرویٹس کو جاتا۔ ابن النفس بیچارے بھولے جا چکے، ان کو کوئی یاد نہیں رکھا کسی نے۔ ایک فن فیکٹ اس بارے میں، ابن النفس جو تھے وہ بڑے ایک امیر کاروباری انسان تھے، اور انہوں نے اپنے مرتے وقت اپنی ساری جائیداد کائرو کی ایک یونیورسٹی کو دان دے دی، اور یہ وہ 13ویں صدی میں ہو رہا ہے کام، جب مسلمان ابھی کچھ بہتر تھے۔ بعد میں 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں تو بڑے غرق ہو گئے، لیکن یہ اس وقت کام ہو رہا ہے کہ کائرو کی یونیورسٹی میں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے قوموں کے مزاج کیا ہیں۔ اور اس کے برعکس 1553 میں مائیکل سرویٹس نے جب یہ کتاب لکھی تو جو چرچ تھا اس کو بڑا غصہ آیا۔ چرچ نے اگلے دن، اس کتاب کے شائع ہونے کے اگلے دن 26 اکتوبر کو کوئی موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کے اندر اندر مائیکل سرویٹس کو زندہ جلا دیا۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ گیلیلیو کو عمر قید ہوئی جب انہوں نے سیاروں کے اوپر بات کی۔ جو بہت مشہور ایک مثال ہے وہ جورڈانو برونو کی ہے، جنہوں نے یہ نظریہ دیا، حالانکہ وہ سائنسدان نہیں تھے، روایتی سائنسدان نہیں تھے، انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ ہمارا زمین جو ہے وہ ایک پلانٹ جو ہے وہ ایک عام پلانٹ ہے کروڑوں پلانٹس کی طرح۔ اس طرح جتنے بھی ہمیں ستارے نظر آتے ہیں اس میں اس کے ارد گرد اور سیارے بھی ہیں۔ تو اس وقت کے چرچ نے بھی اس کو گستاخی کا سمجھا، مائیکل سرویٹس کو بھی گستاخی کے الزام میں سزا دی، اور اس کو
चर्च ने गुस्ताखी समझा और जियोर्डानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया। उन्होंने गुस्ताखी इसलिए समझा, उन्होंने कहा कि अगर बाकी करोड़ों अरबों सियारे हैं जमीन की तरह, तो क्या उधर भी हजरत ईसा आए, क्या उधर भी मदर मैरी आई या खुदा का नजरिया गया? तो वो ये समझ नहीं सके। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने और सियारों को ये समझा कि वहां पे भी और तहजीबें या और मखलूकात कायम है। और इसको कितनी बचकाना सी बात है, इस बात पे इतने बेहतरीन दिमाग को, और ये उस वक्त पहली दफा आइडिया दिया गया कि ये और सितारों के गिर्द और सियारे भी हैं। ये तो अब तो हमने एक्सो प्लैनेट से डिस्कवर कर लिया है, केपलर टेलीस्कोप ने डिस्कवर कर दिया कि कितने जमीन की तरह के सियारे भी मौजूद हैं। तो इस बात पे उसको जिंदा जला दिया गया। तो ये तो एक मेडिसिन के हवाले से बात है। इसी तरह 1570 में तकी अल दीन ने, जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, माहिर फल्कियात थे, उन्होंने सुल्तान मुराद द थर्ड से बड़ी मिन्नत समाजत करके इजाजत मांगी कि मुझे एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की इजाजत है जहां पे मैं इल्म मुशाहिदा कर सकूं, सियारों का, सितारों का मुशाहिदा कर सकूं। उसी वक्त टाइको ब्राह एक डेनिश साइंसदान थे, उन्होंने भी एक ऑब्जर्वेटरी कायम की उसी वक्त डेनमार्क में। 1570 की दहाई की बात हो रही है। टाइको ब्राह जो है उसको जदीद माहिर गैलीलियो तक, माहिर फल्कियात में बहुत बड़ा नाम था टाइको ब्राह, और वो सितारों को पढ़ते थे ऑब्जर्वेटरी। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये कि उन्होंने भी उसी वक्त एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जो यूरोप में उस वक्त एक दोबारा से चीज उभर रही थी। इस्लामी दुनिया में एक रवायत चलती आ रही थी ऑब्जर्वेटरीज की। ये जितने 70% के करीब जितने आसमान सितारों के जो नाम है वो अरबी नाम है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं सदी से ये सिलसिला चलता चला आ रहा था कि ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती थी, सितारों को ऑब्जर्व किया जाता था। तो 1570 की दहाई में इसी तरह उन्होंने सुल्तान मुराद से मिन्नत समाजत करके एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। ग्रैंड मुफ्ती ने सुल्तान साहब के कान भर के कहा कि यहाँ पे शैतानी काम हो रहा है। और जो जेनिसरीज थे, जो एक शाही फौज जो होती है, जो सिर्फ बादशाह के अंदर होती है, उन्होंने 1570 की ही दहाई में 1-2 साल के अंदर अंदर ही उस ऑब्जर्वेटरी को तबाह कर दिया, तोड़ दिया। टाइको ब्राह की ऑब्जर्वेटरी सिर्फ बेतहाशा ऑब्जर्वेटरियां निकली, लेकिन ये सल्तनत उस्मानिया की वो आखिरी ऑब्जर्वेटरी साबित हुई। तो ये वो सोच आप देख सकते हैं कि कहाँ 10वीं 11वीं सदी में पुराने उलूम को तर्जुमा करके अरबी फारसी में तर्जुमा किया जा रहा और उसकी बेस के ऊपर नई साइंस इजाद की जा रही, ऑब्जर्वेटरियां बनाई जा रही थी। और उसके बाद उसके बरक्स किस तरह तकीउद्दीन ने ऑब्जर्वेटरी बनाई और उनकी ऑब्जर्वेटरी आखिर साबित हुई, किस तरह इब्न अल नफ्स ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर किया और मगरबी लोगों ने अपनाया उसको। तो यहां से बैलेंस जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आता है कि 14वीं 15वीं 16वीं सदी में मगरिब ने चीजें अपनानी शुरू की, तरक्की हासिल करने की कोशिश की, और उसके बरक्स मुसलमानों ने नीचे जाना शुरू किया। और वो फिर 18वीं 19वीं सदी में इसका एहसास हुआ और फिर कोशिश की गई कि हमें भी जदीद इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ आप साइंस की किताब पढ़ने से साइंसदान नहीं बन जाएंगे। आपको रिसर्च के लिए आपको आजाद राय का हक होना चाहिए और आजाद सोच की आजादी होनी चाहिए, जो कि मुसलमान दुनिया में तब तो क्या अभी भी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो अब ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये आधी किताब का मैंने आपको खुलासा बयान कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी और इनको आप रेफरेंसेस के तौर पे अपने आर्गुमेंट्स में अगर आप किसी से आर्ग्यू करें तो ये एग्जांपल्स जो हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रेफरेंस, ये नाम ले सकते हैं। तो बहरहाल बाकी की किताब का जो खुलासा है या रिव्यू है उसका हिस्सा मैं आपको पार्ट 2 में आपके सामने रखूंगा। चैनल को फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के बटन को जरूर दबाइए। अगली वीडियो तक इल्म हाफिज। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मुझे पेट्रियन या पेपैल पे जरूर सपोर्ट कीजिए।